हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है और आज भी हिमालय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की और सभी से हिमालय और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग की अपील की। देहरादून में हिमालय दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और उन्होंने हिमालय संरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों पर जोर दिया। सीएम धामी ने कहा कि हिमालय मात्र बर्फीली चोटियां और पर्वतमालाओं का समूह नहीं है, ये भारत उप महाद्वीप का जीवन स्रोत भी है। इनकी नदियां पूरे देश की जीवन धारा है। कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पूरे देश और दुनिया के लिए ये दिवस बहुत महत्व का दिवस है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सबको आज के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम पूरे वर्ष भर प्रकृति के संरक्षण के लिए, हिमालय के संरक्षण के लिए काम करेंगे। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि 2 सितंबर प्रत्येक वर्ष बुग्याल दिवस के रूप में मनाने का हमने निर्णय लिया है और बुग्याल दिवस से लेकर हिमालय दिवस तक लगातार 1 सप्ताह तक, एक दिन हवा के लिए, एक दिन पानी के लिए, एक दिन जमीन के लिए, एक दिन वनों के लिए, एक दिन मिट्टी के लिए, एक दिन पहाड़ से मैदान तक जनजीवन के लिए, इन दिनों को हम जो है एक एक दिन इनके नाम पर हम इसको मनाएंगे और प्रत्येक दिन और प्रत्येक वर्ष भर हमारे ये कार्यक्रम चलेंगे। इसके लिए हमने एक समिति भी बनाई है, वो समिति भी काम करेगी। हम हिमालय बचाएंगे। तो उत्तराखंड सरकार में जिस तरीके से लगातार पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, उसी के चलते इसको संस्थापक अनिल भी साथ ही मौजूद रहे और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और तमाम विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए यहाँ पर हिमालय दिवस मनाया जा रहा है और देश में किस तरीके से हिमालय के संरक्षण के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, उसका खास जिक्र यहाँ पर किया गया। और हिमालय दिवस सिर्फ महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये एक संकल्प है कि हमें हिमालय को बचाना है और हिमालय हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का एक बहुत ही मूल हिस्सा है, जिसके मूल स्वरूप को बचाने के लिए हमको और हमारे अस्तित्व में जिस तरीके से इसकी महत्वता दर्शाई गई है, उसके योगदान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत अक्सर मीडिया के सवालों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मंत्री का कहना है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर करने के लिए सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पहाड़ी जिलों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की भारी कमी है, जिसके आसार अब बच्चों की पढ़ाई पर देखने को मिल रहे हैं। चमोली में ज्योतिर्मठ के एक सरकारी स्कूल में सिर्फ एक अतिथि शिक्षक तैनात है और बच्चों की संख्या बहुत अधिक। चमोली के सीमांत ज्योतिर्मठ प्रखंड के तुरुस्त ग्राम सभा कलकोटम के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी के चलते स्कूली नौनिहालों का पठन पाठन कार्य पूरी तरह प्रभावित हो गया है। हाल ये हो गया है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों को अब हाथ जोड़कर खुद शिक्षा विभाग और शासन प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है। इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सीमांत क्षेत्र के दुर्गम गाँव में बिना शिक्षकों के विद्यालयों में किस तरह नौनिहाल पढ़ रहे होंगे। ग्राम प्रधान कलकोट सहदेव सिंह और विद्यालय अभिभावक संघ की अध्यक्ष दमयंती देवी ने बताया कि राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलकोट में स्वीकृत अध्यापकों के 4 पद खाली पड़े हैं। सिर्फ हिंदी विषय में ही एक अतिथि शिक्षक कार्यरत है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कलकोट में सभी महत्वपूर्ण विषयों के पद खाली पड़े हुए हैं, जबकि इस विषय में हमने पहले भी कई बार शासन प्रशासन को और विभाग को पत्राचार किया है, लेकिन आज 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उक्त विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई। यदि इसके बाद भी जिससे हमारे बच्चों का
भविष्य चौपट हो रहा है। यदि इसके बाद भी उक्त दोनों विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती नहीं की जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसमें हमारे बच्चे और संपूर्ण अभिभावक संघ उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शिक्षा विभाग चमोली और जिला अधिकारी चमोली की रहेगी। पढ़ाई नहीं होने के कारण व्यवस्था नहीं है, यही कहीं हमारा भविष्य यहाँ चौपट हो रहा है। यहाँ कहीं गुरुजी के कम होने के कारण विषय में पढ़ाई नहीं हो रही है। विद्यालयों में महत्वपूर्ण विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके चलते यहाँ उच्च माध्यमिक स्तर पर इस कदर बेहाल स्थिति हो चुकी है कि विद्यालय एक अतिथि शिक्षक के भरोसे चल रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों की दशा और दिशा, साथ साथ अध्यापकों की शीघ्र तैनाती के लिए कई बार खंड शिक्षा अधिकारी स्तर से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री तक पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव के जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान कलगोट सहदेव सिंह ने मांग की है कि जल्द दोनों विद्यालयों में महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, ताकि ये अध्ययनरत नौनिहालों का पठन पाठन कार्य प्रभावित न हो सके। दमयंती देवी, अध्यक्ष एसएमसी अध्यक्ष हाई स्कूल जूनियर ग्राम कलगोट। जो हमारे यहाँ पर विद्यालय में अभी वो टीचर नहीं है, जिसमें कि हिंदी है केवल, बाकी सारे रिक्त पद पड़े हैं। हिंदी, इंग्लिश, गणित सारे रिक्त पद हैं। और हमने काफ़ी 1-1.5 सालों से प्रयास किया है विद्यालय में गुरुजी के लिए, लेकिन अभी तक कोई शासन से और शिक्षा विभाग से कोई भी सूचना नहीं आई, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि अभी तक की लगभग 1 हफ्ते का टाइम है कि जो अगर हमें अध्यापक मिल जाते तो सही है, नहीं तो हमारे बच्चे और हम समस्त अभिभावक इस उग्र आंदोलन के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, जिसमें कि सभी जिम्मेदारी पूरी बच्चों की या हमारे पढ़ाने की जो जिम्मेदारियाँ वो सारी शिक्षा। यहाँ हमारे बहुत सारे टीचरों की अनुपस्थिति में हमारे बहुत सारे लेसन छूट रखे हैं। यहाँ सिर्फ एक टीचर होने के कारण हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इस बार हम कक्षा 10 के बोर्ड वाले विद्यार्थी भी हैं, जिस प्रकार हमें हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और विज्ञान जैसे टीचरों की ज़रूरत है। अभिभावकों ने कहा कि शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई तो जिला प्रशासन के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। और वहीं इन विद्यालयों में हो रही अध्यापकों की कमी से संबंधित प्रकरण पर बीईओ ज्योतिर्मठ पंकज कुमार उप्रेती से संपर्क साधा गया, तो उन्होंने बताया कि राज्य के उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय कलकोट में अध्यापकों के रिक्त पदों को देखते हुए उन्होंने निदेशालय स्तर पर पत्राचार करते हुए जल्द खाली पदों को सापेक्ष प्रमुखता से अध्यापकों की मांग रखी है। जैसे ही कोई व्यवस्था होती है अध्यापकों की तैनाती करती जाएगी। फिलहाल इस विद्यालय में पठन पाठन क्रिया कलाप प्रभावित न हो सके, इसके लिए छात्र संख्या को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आसपास के नजदीकी विद्यालयों से 2 शिक्षकों को यहां अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। मेरे विद्यालय में एक अध्यापक के होने के कारण हमें काफ़ी सारे विषयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे साइंस, गणित, विज्ञान, समाज। ग्राम प्रधान कलकोट सहदेव सिंह का कहना है कि विगत वर्ष 1 से लगातार अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बीईओ कार्यालय से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी चमोली उच्च शिक्षा मंत्री तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन यह हाल वही है। इन विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षकों की व्यवस्था के नाम पर आश्वासन ही मिल पाता है। अटैच किए गए मास्टर साहब आज तक इस उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय कलकोट में नहीं दिखाई दिए, तो क्या वो अटैच सिर्फ आश्वासन और सरकारी फाइलों में ही हो पाए हैं? फिलहाल कलकोट ग्राम पंचायत के इन विद्यालयों में पढ़ने वाले नौनिहालों का उज्जवल भविष्य पूरी तरह से भगवान भरोसे चल रहा है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। तो बीईओ ने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है और ऐसे में शिक्षा के स्तर को और बेहतरीन करने के लिए यहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से दुरुस्त गांव में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार भगवान भरोसे जो ये स्कूल चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र अतिथि शिक्षक की तैनाती की गई है जो कि
सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इतनी भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर स्कूल पढ़ने आते हैं जहाँ पर शिक्षक की ही तैनाती नहीं है, यानी कि शिक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। राजधानी में बैठकर मंत्री सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उपराष्ट्रपति उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गई है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत हुई है। सीपी राधाकृष्णन को 442 वोट मिले हैं। माफ कीजिएगा, 452 वोट इस वक्त सीपी राधाकृष्णन को मिले हैं। विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। एनडीए प्रत्याशी की जीत और क्रॉस वोटिंग को लेकर जो लगातार बातें सामने आ रही थी उस पर भी विराम लग चुका है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत हो गई है और यह बड़ी जीत इस वक्त एनडीए की है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन यहां पर 452 वोट जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन को वोटों से जीत यहां पर दर्ज करवाई गई है। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट्स मिले हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट मिले हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव जिसको लेकर लगातार सरगर्मियां चल रही थी उस पर विराम लग चुका है। अब सियासी दांवपेच के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ और सभी सांसदों ने यहां पर सदन में वोट डाले और वोट डालने के बाद ये नतीजे भी सभी के सामने आ चुके हैं, जहां पर एनडीए की बड़ी जीत दर्ज हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत सीपी राधाकृष्णन की। 452 वोट के साथ सीपी राधाकृष्णन को बड़ी वोट। तो इसी पर बातचीत के लिए रोहित विक्रम मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। रोहित, जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तो होगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग की भी तमाम सुर्खियां इस वक्त देखने को मिल रही थी और उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। इस जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? और दरअसल अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये चुनाव कराया गया है। अचानक से उनका जो स्वास्थ्य खराब हुआ था उसका हवाला देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था और तमाम ऐसी अटकलें भी लग रही थी कि इसमें क्रॉस वोटिंग होगी, तमाम चीजें थी, उहापोह जैसी स्थिति थी। लेकिन 6 बजे से मतों की गिनती शुरू हो गई थी और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कुल अगर बात करें तो 768 सांसदों ने वोट डाला था। 17 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। अगर हम सत्ता पक्ष के एनडीए के 427 सांसदों की बात करें तो उन्होंने अपना वोट डाला, जबकि विपक्ष के सभी जो 315 सांसद हैं उन्होंने वोट में इसमें हिस्सा ही नहीं लिया और इसके साथ ही वोट में वो शामिल नहीं हुए। और सांसदों में अगर हम बात करें तो बीजेपी के 7 और बीआरएस के 4 और अकाली दल के और एक निर्दलीय सांसद शामिल है जिन्होंने इसमें वोट नहीं डाला है। और फिलहाल जो है प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो उच्च नेता उन्होंने बधाई दी है और एनडीए उम्मीदवार जो सीपी राधाकृष्णन है और उनसे उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो कुल मिलाकर जो सियासी सस्पेंस था बहुत दिन से जो ये उठापटक जारी थी तो उसमें एनडीए को सफलता मिली है। बिल्कुल, और देखने को मिल रहा है 152 वोटों के अंतर से ये जीत दर्ज हुई है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है रोहित। लेकिन एक तरफ जो क्रॉस वोटिंग की बातें सामने आ रही थी, दूसरी तरफ कहा जा रहा था कि अब इंडी गठबंधन पूरी तरह से यहाँ पर विपक्ष की मजबूती को दर्शाएगा और यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कोई भी क्रॉस वोटिंग देखने को नहीं मिलेगी और उसके चलते कहा जा रहा था कि लगातार इंडी गठबंधन इन वोट्स को मजबूती से डालेगा और अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाएगा। लेकिन यहाँ तो खेल ही पलट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल निशी, इसमें असल में क्या है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के पद के चुनाव के लिए हमेशा ऐसा देखा जाता है जो मेजोरिटी में पार्टी होती है उसी का जो प्रत्याशी होता है वही जीतता है। लेकिन यहाँ पर इंडिया जो गठबंधन था वो दम भर रहा था अपनी एकता का, अपनी अखंडता का कि हमने चुनाव साथ में लड़ा, हम जो है अपने प्रत्याशी को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और अभी हमने हाल ही में झारखंड में देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी तमाम चीज़ों की बात कर रहे थे कि हमारा प्रत्याशी मजबूत है और वो इस बार जो है चुनाव जीतेंगे और बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में बोल रहे थे कि बहुत ही जुझारू हैं, बहुत ही कर्मठ हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से
क्रॉस वोटिंग की बात हो रही थी, जिस तरह से इंडी गठबंधन की एकता या अखंडता की बात हो रही थी, वो ना कहीं धराशायी हो गया। अब आने वाले समय में इंडी गठबंधन को आपस में विचार विमर्श करना होगा कि कौन जो है इनके बीच में जो है आस्तीन का सांप है, या फिर कौन ही इनको खुद डसने में लगा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जो नतीजे आए हैं, ये निश्चित तौर पर एनडीए के लिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के लिए एक बहुत ही अच्छा नतीजा है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है अपने जो प्रत्याशी हैं, जो उपराष्ट्रपति जो जीत के आए हैं, सीपी राधाकृष्णन को। रोहित, 98% जब मतदान हुआ है और उसमें से कुछ ऐसे सांसद जो वोट नहीं दे पाए, जिस तरीके से आपने बताया रोहित, और इसके चलते देखने को मिल रहा है कि बेहतरीन चुनाव हुआ। एनडी और इंडी की जो वो ताकत थी वो इस वक्त उस सदन में देखने को मिली और उपचुनाव बेहद खास रहा कि आखिरकार उपराष्ट्रपति को लेकर किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया हुई है। और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ कहा जा रहा है कि ये उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में अंतर महाविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। प्राचार्य संगीता गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों और अतिथियों का स्वागत करते हुए सभी से टीम भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। क्रीड़ाधिकारी लियाकत अली ने बताया है कि इस वर्ष सत्र में अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी और उनमें से अन्य प्रतियोगिताओं में भी छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्रीड़ा प्रभारी डॉक्टर रुचिरा जोशी ने बताया है कि खेल प्रेमी युवाओं का हार्दिक स्वागत है और उद्घाटन मैच भिकियानी सैंड और चंपावत के बीच खेला जाएगा, जिसमें भिकियानी सैंड ने चंपावत को 30-29 से हराया है और दूसरे मैच में लोहाघाट ने रानीखेत को 35-10 से हराया है। तीसरा मैच अल्मोड़ा में पिथौरागढ़ को 25-18 से हराया गया और अगले मैच में खटीमा ने बागेश्वर को 25-19 से हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली है। प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को 75वां जन्मदिन है, जिसे भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे। देहरादून में युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल मंदोली ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को देश भर में 75 शहरों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएंगे, इसकी जानकारी दी, जिसके तहत जहां भी इनकी ओर से सामाजिक कार्य किए जाने हैं वहां पर किए जाएंगे। और वहीं 21 सितंबर को देहरादून में एक मैराथन रैली भी आयोजित की जाएगी, जिसका नमो युवा रन नाम दिया गया है। इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत है और मुख्यमंत्री धामी का भी 16 सितंबर को जन्मदिन है, इसलिए युवा मोर्चा उत्तराखंड ने प्रदेश के सभी 11 महानगरों में ये मैराथन रैली निकालने की शुरुआत की है।